ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ उतरा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हुई। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आरंभ। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बनाए। वर्षा के कारण खेल रुका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। आज दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि टीके की 2 खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होना चाहिए। टीके की दूसरी खुराक के 2 सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में लापरवाही न बरतें। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है। महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने ये उदाहरण भी पेश किया है कि केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन किस तरह मिलजुल कर काम कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स में टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले एक सफाई कर्मी को टीका लगाया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने भी टीका लगवाया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश लोगों की भागीदारी के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये वैक्सीन कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद देश भर में कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का काम किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों से टीकाकरण के समाचार मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में करीब 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। बिहार में आज राज्य भर के 300 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण में 4,65,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। राजस्थान में 167 स्थानों पर कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण का मुख्य कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाए गए कोविड केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित थे। राज्य में कई जगहों पर इस अभियान की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण जारी है। मुख्य कार्यक्रम देहरादून के दून अस्पताल में हुआ, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ के अस्पताल में टीकाकरण के दौरान मौजूद थे। राज्य के सभी केंद्रों पर टीकाकरण की पूरी तैयारी की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि आज 40 केंद्रों पर कम से कम 4,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज विजयवाड़ा स्थित गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में टीकाकरण अभियान के उद्घाटन में भाग लिया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलनीसामी ने
मदुरई स्थित सरकारी राजाजी अस्पताल में कोविड टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसे दुनिया का पहला सबसे बड़ा अभियान बताते हुए कहा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुदुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने राजीव गांधी महिला एवं बाल अस्पताल में इस अभियान की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में देश के अन्य हिस्सों के साथ आज सुबह से ही कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज कुल 20,700 स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मिजोरम में आइजोल सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर लाल थांगलियान ने टीकाकरण अभियान में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया और कोरोना वायरस के खिलाफ उनके संघर्ष की सराहना की। टीकाकरण अभियान के लिए 4 केंद्रों की स्थापना की गई है। पहले चरण में 14,421 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। मेघालय में शिलांग स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री संगमा ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहले चरण में 16,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें 3 से 4 सप्ताह का समय लगेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑल इंडिया रेडियो समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने भारत में कोविड टीकाकरण अभियान चलाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों को बधाई दी। अपने उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। कल 16,977 मरीज ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,01,79,000 से भी अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। देश में मरने वालों की संख्या 1,52,093 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कोरोना जांच की कुल संख्या 18,57,00,000 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने की तारीख 30 जनवरी तक बढ़ा दी है। बांग्लादेश के सभी शिक्षा संस्थान 16 मार्च 2020 से बंद हैं। बांग्लादेश ने फरवरी के पहले सप्ताह से कोविड टीकाकरण की वृहद योजना बनाई है। सरकार को उम्मीद है कि भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार टीके की आपूर्ति समय पर उपलब्ध हो जाएगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के 11 राज्य बर्ड फ्लू से पीड़ित हैं। इस बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और गलतफहमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने राज्यों के साथ चर्चा के आधार पर मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि बर्ड फ्लू के मामले 2006 से ही प्रतिवर्ष सामने आते हैं और इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित भी किया गया है। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने भारत सरकार की बर्ड फ्लू कार्य योजना के अनुसार इन जिलों को वायरस मुक्त किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किया है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में आरंभ हो रहा है। राजधानी पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाएंगी। अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी के साथ ISIL सिनाई पेनिनसुला को आतंकवादी संगठनों की सूची में बरकरार रखा है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा को दिसंबर 2001 में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा ने प्रतिबंधों से बचने के लिए बार-बार नाम बदलकर अनेक नामों से नए संगठन बनाए हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में कल आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई है। 6.2 तीव्रता वाले इस भूकंप से
बड़ी संख्या में लोग घायल और बेघर हो गए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भूकंप से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राहत और बचाव प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। इंडोनेशिया में इसी द्वीप में 2018 में आए भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया। देश के सरकारी मीडिया ने इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया है। प्योंगयांग में कल एक सैन्य परेड के दौरान इस प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में उत्तर कोरिया के उस सबसे बड़े अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन नहीं किया गया, जिसका अक्टूबर में एक बड़े सैन्य परेड में प्रदर्शन किया गया था। और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। वर्षा के कारण खेल रोक देना पड़ा। कप्तान अजिंक्य रहाणे 2 रन और चेतेश्वर पुजारा 8 रन के स्कोर पर क्रीज पर थे। रोहित शर्मा 44 रन और शुभमन गिल 7 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और लियोन ने ये विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रन पर समाप्त हो गई। इसी के साथ ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है कार्यक्रम समाचार पत्रों से। आलेख तैयार किया है हिंदी समाचार एकांश ने। स्वर है वीरेंद्र कौशिक का। देश में आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुरू होने की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। साथ ही अहम विषयों पर अपने संपादकीय लिखे हैं। दैनिक भास्कर ने बताया है टीकाकरण के लिए सूची में शामिल लोगों के न आने पर रिजर्व सूची वाले लोगों को फोन कर बुलाया जाएगा। अमर उजाला के अनुसार आम लोग टीके के लिए मार्च से कोविन ऐप पर पंजीकरण करा सकेंगे। नव भारत टाइम्स ने सरकार के हवाले से लिखा है, दोनों वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। हल्का बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द होना मुमकिन। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर में भी नहीं निकला समाधान। अगली वार्ता 19 जनवरी को। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में करीब 10 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच राष्ट्रीय सहारा ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के इस बयान को प्रमुखता दी है, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती न करे चीन। दैनिक भास्कर ने बताया है, कल सेना दिवस पर सेना ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई अपने लड़ाकू स्वार्म ड्रोन की ताकत। पत्र लिखता है, ये स्वचालित ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर तक अंदर घुसकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख, चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी कॉर्पोरेशन और चीन की सबसे बड़ी तेल कंपनी को काली सूची में डाला। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली विश्वविद्यालय 1 फरवरी से खुलेगा, अंतिम वर्ष के विद्यार्थी प्रायोगिक कार्यों के लिए आ सकेंगे। दैनिक जागरण का संपादकीय है, सबसे बड़ा अभियान। पत्र लिखता है, महामारी कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के साथ ही भारत उन चंद देशों में शामिल हो रहा है जो स्वनिर्मित वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व होना चाहिए। इस टीकाकरण अभियान की एक विशेषता ये भी है कि इस तरह का दुनिया का ये सबसे बड़ा अभियान है। चूँकि देश के साथ दुनिया की भी निगाहें भारत पर होंगी, इसलिए इस अभियान में शामिल केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं कोई बाधा समस्या न खड़ी होने पाए। इसके लिए हर स्तर पर आपसी समन्वय और सहयोग के साथ सेवा भाव आवश्यक होगा। टीकाकरण में शामिल सरकारी मशीनरी के साथ साथ टीके के लाभार्थियों को भी संयम और अनुशासन का परिचय देना होगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों समेत उन कर्मचारियों को टीके लगने हैं जो कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में आगे रहे। ये स्पष्ट कर दिए जाने के बाद किसी तरह के संशय के लिए गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन को तय प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई है। वैक्सीन को लेकर जहां विपक्ष से ये अपेक्षित है कि वो बेवजह के सवाल खड़े करने से बचें, वहीं सरकार को भी इसके लिए सतर्क रहना होगा कि अनावश्यक प्रश्न उठने की नौबत न आए। ये ऐसा मामला नहीं जिसे लेकर राजनीतिक शुद्धता का परिचय दिया जाए, क्योंकि सवाल केवल लोगों की सेहत का ही नहीं, देश की प्रतिष्ठा का भी है। इस अभियान के माध्यम से देश लोगों की सेहत की रक्षा के उपाय करने के साथ ही अपने सामर्थ्य का भी परिचय देने जा रहा है। ऐसे किसी अभियान को सफल बनाने की कोशिश और कामना हर किसी को करनी चाहिए।
हालांकि टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री ने अफवाहों से बचने की अपील की थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसकी आशंका है कि शरारती तत्व और साथ ही हर मामले में राजनीति चमकाने का मौका खोजने वाले टीकाकरण अभियान को अपना निशाना बना सकते हैं। इसलिए उनसे निपटने का तंत्र भी सचेत सक्रिय रहना चाहिए। टीकाकरण के प्रथम चरण में मुफ्त वैक्सीन लगनी है, लेकिन अगले चरण में ये संभव नहीं। हैरानी इस पर है कि इसके बावजूद कुछ नेता सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं। ये नारेबाजी वाली राजनीति से प्रेरित मांग है। जो समर्थ है उन्हें मुफ्त टीके की सुविधा प्रदान करने का कोई मतलब नहीं। ये सुविधा तो निर्धन तबके के लोगों को ही दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान अपने संपादकीय वाहन बाजार की चिंता शीर्षक से लिखता है कि भारत जैसे विकासशील देश में वाहनों की बिक्री का घटना चिंताजनक है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से विशेष रूप से अप्रैल से दिसंबर के बीच के आंकड़े चुनौती दे रहे हैं। वैसे तो ये पूरा वर्ष 2020 ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा और अब आंकड़े भी खुलकर बताने लगे हैं कि यात्री वाहनों की बिक्री में 17.85% की गिरावट आई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी-दिसंबर 2020 के बीच 24,33,464 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी, जबकि 2019 में इस अवधि के दौरान 29,62,115 वाहन बिके थे। कोरोना के पहले से ही अर्थव्यवस्था संकट में थी और लगभग 2 साल से वाहनों की बिक्री घटने का क्रम बना हुआ है। साल 2019 में बिकने वाली 18,19,884 कारों की तुलना में 2020 में इनकी बिक्री 14,32,304 रही। साफ है 21.30% की गिरावट दर्ज हुई है। यात्री वाहनों के अलावा जो अन्य वाहन हैं, उनकी स्थिति भी चिंता में डाल रही है। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 10 साल पुराने स्तर पर चली गई है और तिपहिया वाहनों की बिक्री 20 साल पहले के स्तर पर। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना के कहर से पहले ही वाहन उद्योग परेशानियां झेल रहा था। मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई में कुछ वर्ष लग जाएंगे। हालांकि ये अच्छी बात है कि लॉकडाउन में कुछ ढील के बाद अगस्त के महीने में जो सुधार का क्रम शुरू हुआ है, उसके नतीजे दिसंबर 2020 में दिखाई पड़ने लगे हैं। इस सदी के सबसे खराब वर्ष के अंतिम महीनों में वाहनों की बिक्री में सुधार के लक्षण दिख रहे हैं और दिसंबर 2019 से अगर तुलना करें तो दिसंबर 2020 में वाहनों की बिक्री आशा जगा रही है। जो लोग विगत साल भर के आंकड़ों को देखकर दुखी नहीं होना चाहते, वे दिसंबर में हुई बिक्री का हवाला दे सकते हैं। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीदों से भरी हुई है, पर उम्मीदों के बावजूद हकीकत यही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुत कुछ करना होगा। अभी भी अर्थव्यवस्था में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कार्य सुगम नहीं हुआ है। कला, सिनेमा, होटल और पर्यटन उद्योग की कमर टूटी हुई है। शिक्षा संस्थानों में भी अभी सामान्य गतिविधियों के बहाल होने में काफी वक्त लगेगा। जहां एक ओर बेरोजगारी और घटी हुई कमाई की वजह से निजी वाहनों की बिक्री गिरी है, तो वहीं दूसरी ओर उद्योग धंधों के सामान्य न होने से वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी जोर नहीं पकड़ पा रही। वाहनों की बिक्री के आंकड़े साफ संदेश दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उद्योग धंधों के अनुकूल माहौल बनाने, आर्थिक प्रोत्साहन देने व जरूरी टैक्स रियायत देने से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही जिनके पास पैसा है, उन्हें खर्च के लिए प्रेरित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बैंकों को कर्ज देने के लिए उदार रुख अपनाना पड़ेगा। भारी आर्थिक पैकेज के बावजूद बैंक अभी भी कर्ज देने में खतरा महसूस कर रही हैं। उद्योग धंधों को आसान बनाने के साथ ही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने पर ध्यान देना होगा। लोग आगामी बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है अरब भारत सहयोग फोरम की बैठक। आलेख तैयार किया है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विश्लेषक पद्म सिंह ने। अनुवाद एवं स्वर है वीरेंद्र कौशिक का।
अरब भारत सहयोग मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय में महापौर, पासपोर्ट और वीजा तथा प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव संजय भट्टाचार्य और सहायक विदेश मंत्री एवं अरब देशों की लीग के साथ मिस्र के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत मोहम्मद अबू अल खैर ने बैठक की सह अध्यक्षता की, जिसमें अरब देशों और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ अरब लीग के महासचिवों की भागीदारी रही। वरिष्ठ अधिकारियों ने अरब और भारत के बीच मौजूद ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को याद किया और दोनों पक्षों को एक सूत्र में पिरोने वाले वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों के योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने अरब देशों और भारत के सहयोग के लिए मजबूत नींव, क्षमता और व्यापक संभावना की सराहना की। अरब देशों और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए मंच की भूमिका की जिम्मेदारी का भी इसमें अहम स्थान है। वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आपसी हित के मुद्दों की चर्चा की और दोनों पक्षों के बीच सहयोग और समन्वय तंत्र को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया, जो एक तरह से आपसी हितों को संवारता है और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखता है। इस संबंध में उन्होंने मध्य पूर्व में क्षेत्रीय मुद्दों और राजनीतिक संकटों के राजनीतिक समाधान की आवश्यकता को दोहराया, विशेषकर फिलिस्तीनी मुद्दे और सीरिया तथा लीबिया में संकट, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों और प्रासंगिक समझौतों, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार आतंकवाद से निपटने और नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग की आवश्यकता की बात भी कही। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण दुनिया को असाधारण परिस्थितियों और अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष और संकट के क्षेत्रों सहित इस महामारी के बाद पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों ने निदान और उपचार के क्षेत्र में भारत और अरब देशों के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की और कोविड के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान किया। अरब पक्ष ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल 2021-2022 के लिए चुने जाने के लिए भारत को बधाई दी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत से निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद की जा रही है, विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दों के संबंध में आपसी हितों को लेकर। वरिष्ठ अधिकारियों ने अरब भारत सहयोग फोरम के ढांचे में सहभागिता बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की, जिसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और पर्यावरण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, पर्यटन और संस्कृति, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मीडिया और मानव संसाधन विकास शामिल हैं। भारत और अरब देशों के बीच आर्थिक संबंधों को राजनीतिक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय समझ के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत अरब देशों की आर्थिक सहभागिता के प्रमुख तत्व ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन आदान प्रदान, बढ़ते व्यापार और निवेश संबंध तथा मजबूत कनेक्टिविटी है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अरब देशों के बीच संबंध बहुआयामी और व्यापक हैं, लेकिन क्षमता इससे बहुत बड़ी है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत में 53% तेल का आयात और 41% गैस का आयात अरब क्षेत्र से होता है। भारत के इराक, सीरिया, लीबिया, यूएई, यमन और दक्षिण सूडान में तेल ब्लॉक हैं। इस साझेदारी की प्रकृति खरीदार और विक्रेता के बीच अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं, रिफाइनरियों में संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक तेल भंडार के निर्माण में भागीदारी के लिए मात्र हाइड्रोकार्बन संबंधों से विकसित हुई है। भारत और अरब क्षेत्र दोनों ही अर्थव्यवस्था में सुधार और परिवर्तनकारी उपाय अपनाने में लगे हुए हैं और ऐसे समय में लोगों के बीच मजबूत राजनीतिक समझ और सद्भावना आर्थिक समझौतों को उच्च स्तर पर ले जाने की जबरदस्त क्षमता प्रदान करती है। दोनों पक्ष फोरम की संयुक्त गतिविधियों के जल्द निर्धारण पर सहमत हुए, जिसमें अरब भारत सांस्कृतिक महोत्सव का तीसरा सत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में अरब भारत सहयोग पर संगोष्ठी, प्रथम अरब भारत विश्वविद्यालय अध्यक्ष सम्मेलन, मीडिया के क्षेत्र में अरब भारत सहयोग पर दूसरी संगोष्ठी,
और अरब भारत साझेदारी सम्मेलन का 6वां सत्र। भारत में आपसी सहमति से बनी सुविधाजनक तारीख को अरब भारत सहयोग मंच की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक जल्द ही होने की संभावना है।